नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां मैं बात कर रहा हूं मेरे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में। इस साल जो मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि इन 2 सालों की प्रिपरेशन में मैंने इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में क्या कुछ जाना, इस एग्जाम को इतना कठिन क्यों माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इन 2 सालों का, तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि इस साल यानी 2024 में जो प्रीलिम्स हुआ वो मेरा पहला अटेम्प्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड मैंने किसी को बताया भी नहीं है कि इससे पहले भी मैंने अटेम्प्ट दे चुका है। तो पिछले साल यानी 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ एंड अगर आपको पता नहीं है तो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो आपको तुरंत ही पता नहीं चलता है। पहले जो रिजल्ट आता है उसमें सिर्फ एक पीडीएफ आता है जिसमें उनका रोल नंबर दिया होता है जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका होता है एंड मार्क्स आपको 1 साल बाद पता चलता है जब फाइनल सिलेक्शन पूरा हो जाता है। तो 2023 यानी पिछले साल जो मैंने एग्जाम दिया था प्रीलिम्स का, उसका मार्क्स मुझे इस साल मालूम चला एंड मैं आपको मार्क्स भी बता देता हूं कि सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन मार्क्स कितने आए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि भाई मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ एंड मुझे भी एक आइडिया यहाँ पर मिल रहा है मार्क्स से। तो पेपर 1 जो होता है प्रीलिम्स का, जिसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें मुझे 58.59 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 200 एंड जो दूसरा पेपर होता है सीसेट जिसे हम कहते हैं, उसमें 45 मार्क्स मिले हैं। तो दोनों ही पेपर मेरे क्लियर नहीं हुए हैं। इस बार कट ऑफ 75 के आसपास था एंड मेरे मार्क्स 58-59 के आसपास हैं एंड जो पेपर 2 है सीसेट का, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है यानी 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं, यानी 200 में से 66 नंबर आपको लाने होते हैं एंड मेरे इसमें 45 मार्क्स हैं। तो दोनों ही पेपर्स में मैं पास नहीं हूँ 2023 अटेम्प्ट में। एंड उसके बाद जो दूसरा अटेम्प्ट इस साल मैंने दिया 2024 में, तो ये एग्ज़ाम 16 जून को अभी 1 महीने पहले ही हुआ था एंड इसका भी रिजल्ट आ चुका है। अभी मार्क्स मालूम नहीं चलेंगे, इसके 1 साल बाद मालूम पड़ेगा कि किस पेपर में कितने मार्क्स मिले, बट इस लिस्ट में भी मेरा रोल नंबर नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स में। 2 सालों तक मैं यही कर रहा था, फुल टाइम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड 2 अटेम्प्ट्स के बाद ही प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ एंड ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, मैक्सिमम लोगों का क्लियर नहीं होता है। कई लोग तो इंटरव्यू भी दे देते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, 2-3 बार इंटरव्यू में चले जाते हैं, उसके बाद भी कुछ नंबर से फाइनल लिस्ट में रह जाते हैं। तो मतलब फेलियर इसमें मतलब क्या बोलते हैं, वो निर्धारित ही है। 0.1% लोगों का सिलेक्शन होता है। तो कोई बात नहीं, 2 साल मैंने अपनी लाइफ के दिए हैं एंड इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी नॉलेज गेन हुआ है। तो आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि और कितने अटेम्प्ट मैं इस एग्ज़ाम को देना चाहता हूं एंड और कितने साल मैं इसमें बिताना चाहता हूं। बाकी अभी बात करते हैं कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन किया, कौन कौन से मेरे सोर्सेज थे, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोज़ बार बार वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता कि भाई मैंने एक छोटा सा क्लिप बना दिया किसी पॉइंट को लेकर। आज की इस वीडियो में मेरे यूपीएससी एक्सपीरियंस, मेरे यूपीएससी जर्नी के बारे में आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। इसके बाद मुझे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई और एक वीडियो बना दीजिए इसके बारे में। तो कहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं सेल्फ स्टडी से मैंने की है। जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको फॉलो किया है, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा है। इसके साथ जो ऑप्शनल मैंने चूज किया था PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसके लिए मैंने स्टडी IQ से ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है। इसी के साथ जो 2023 का प्रीलिम्स था उससे कुछ महीने पहले या आई थिंक जनवरी या फरवरी में मैंने दृष्टि IAS का एक ऑनलाइन प्रीलिम्स का कोर्स है, वो मैंने शायद 10,000 रुपीज़ में बाई किया हुआ था। तो जो भी मैंने कोर्सेज बाई किए हैं काफ़ी मिनिमल बाई किए हैं, लेकिन फिर भी मतलब अभी तक मुझे लगता है बुक्स एंड कोर्सेज वगैरह मिला के 50 या 60,000 के आसपास क्रॉस कर चुके होंगे रुपीज़ में। तो काफ़ी मिनिमल मैंने रखा है, क्योंकि शायद अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या फिर मेरे वीडियोस देखते होंगे पहले से,
तो आपको पता होगा कि मैं 2 सालों से मतलब अभी कुछ अर्निंग नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे थोड़े बहुत सेविंग्स थे यूट्यूब से, जो भी अर्निंग हुआ था पहले का, उसी के थ्रू ये 2 साल मेरे चले हैं। एंड अब फाइनेंशियली थोड़ा सा कंडीशन वीक हो चुका है एंड इसलिए ये कंटेंट बना रहा हूँ। एंड आगे भी अब आपको रेगुलरली 1-2 कंटेंट देखने को मिलेंगे वीक में या फिर मंथ में। आई कांट एश्योर यू कि कितने वीडियोज मिलेंगे, बट येस आई कैन गारंटी यू कि अब आपको रेगुलरली वीडियोज मिलेंगे, बिकॉज भाई फाइनेंशियली भी अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। इन 2 सालों की प्रिपरेशन में मैंने क्या कुछ सीखा, इस एग्ज़ाम के बारे में क्या कुछ जाना, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो सबसे पहले, अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आई थिंक यू शुड हैव ए प्लान बी। आपको पहले ही एक माइंड में लेकर चलना है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या लाइफ में आगे करूँगा। बिकॉज 0.1% लोगों का ही सिलेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। मतलब यू आर बाउंड टू फेल इन दिस एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो चांसेस आर हायर कि आप फेल होंगे, पास होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो आपको प्लान बी के बारे में थोड़ा सा सोच कर रखिए कि आगे आप क्या करने वाले हैं। एंड मेरे लिए प्लान बी हमेशा से यूट्यूब ही था, क्योंकि इससे पहले भी मैं यूट्यूब ही कर रहा था 4-5 सालों से। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एक पार्ट है, एक शुरुआत है उस प्लान बी की। आगे आपको डिटेल में मालूम पड़ेगी कि आगे किस तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा पहला लर्निंग है कि यू शुड फर्स्ट थिंक ऑफ प्लान बी। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पार्ट टाइम तैयारी करनी है, साथ में आपको प्लान बी के लिए काम करना है। बट दिमाग में आप रखिए कि मतलब मैं दो साल तैयारी करूंगा, 3 साल तैयारी करूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर प्लान बी में मैं फोकस करूंगा। साथ में उसमें भी मैं एग्जाम देता रहूंगा, अटेम्प्ट देता रहूंगा। क्योंकि एक बार जब आप फुल टाइम पढ़ाई कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो फिर आपको बस रिवाइज करना होता है। एंड मेरे केस में भी ऐसा है, मैंने 2 साल सिर्फ यही प्रिपरेशन किया फुल टाइम। तो जो भी मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं या फिर जो भी पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ स्टोर्ड रहती है। एंड जब भी आप थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, वो चीज़ें फिर से क्लिक होने लगती हैं। तो इसलिए भी अब मैं वीडियोज बनाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा फ्रेश चीज़ें पढ़नी नहीं है, बस रिवाइज करनी है। एंड इसी के साथ जो दूसरी चीज़ है कि इस एग्ज़ाम में, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है सिलेक्शन की। पॉसिबिलिटी तो है, जो भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो पास हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोबेबिलिटी, वो काफ़ी कम है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम आती है। आप मतलब खुद ही आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए कि 1000 पोस्ट हैं एंड 6 से 7 लाख लोग प्रीलिम्स एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो फिर 0 पॉइंट कुछ % लोगों का होगा। तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। सो यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द प्लान बी। अगर 2-3 साल में नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। एंड इसी के साथ और एक चीज़ मैंने सीखा कि, और एक चीज़ जाना कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले। मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका मैंने स्टोरी देखा है, मतलब उनका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। या तो उनके पेरेंट्स काफ़ी मतलब काफ़ी अमीर तो नहीं, बट यस मिडिल क्लास लोग होते हैं। यानी उनके पेरेंट्स में कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब में होता है, अच्छा खासा सैलरी होता है मंथली का, 60,000, 70,000, 80,000 इस तरह के। कई लोगों के तो पेरेंट्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं। कई लोग खुद वर्किंग होते हैं एंड फिर ड्रॉप लेकर के इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बट मेरे केस में मैंने जो भी थोड़ा बहुत अर्निंग किया था यूट्यूब से, बस उसी के सहारे मैंने 2 साल ये बिताया है। एंड काफ़ी मिनिमल मैंने मतलब बुक्स या फिर कोर्सेस में खर्च किया है। एंड अब 2 सालों में वो सारा कुछ मतलब ख़त्म ही हो चुका है लगभग। तो इन द सेंस कि मेरे लिए भी वो चीज़ एप्लीकेबल है कि मैं खुद भी पहले थोड़ा बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूँ, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करूँ, उसके बाद तैयारी करूँ। बिकॉज अगर आप 2 साल 3 साल लगे हुए हैं, आपका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो एक समय के बाद काफ़ी मतलब वो प्रेशर आ जाता है माइंड में कि भाई मैं इतने साल का हो चुका हूँ, इतने सालों से ये तैयारी कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा नहीं है, देन भाई काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो ये तो हो गई मेरी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। एंड अब बात करते हैं कि मतलब इस एग्ज़ाम को इतना टफ क्यों माना जाता है, यह इतना कठिन क्यों है। तो मेरे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है कि इस एग्ज़ाम में काफ़ी
कम सिलेक्शन होता है, वेरी लो सिलेक्शन। मान के चलिए 1000 सीट्स हैं, 800 सीट्स हैं, एंड हर साल 6 लाख 7 लाख इतने बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं। उसमें से 10,000 लोगों का सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर होता है, यानी वो लोग रिटेन एग्जाम देते हैं मेंस का। उसमें से सिर्फ 2000 लोगों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, 2000 लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें से फिर 1000 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें से 180 के आसपास आईएएस बनते हैं। तो जो सिलेक्शन रेशियो है काफ़ी कम है, एंड इस वजह से जो इस एग्जाम का नेचर है वो काफ़ी कम्पिटिटिव बन जाता है, एंड दैट्स वाई यह एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। बिकॉज जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें से काफ़ी कम लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, मैक्सिमम लोग आउट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नेचुरली काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि भाई इतने लोग दे रहे हैं, लाखों लोग दे रहे हैं, उसमें से कुछ 1000 लोगों का हो रहा है, कुछ सैकड़ों लोगों का हो रहा है। तो वो तो भाई लाजमी है कि वो डिफिकल्ट लगेगा ही। एंड दूसरी चीज़ है कि इसका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है। इसमें आपको पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, एंड तमाम चीज़ें पढ़नी है। जितने भी चीज़ें एक सिटीजन को पता होनी चाहिए, मतलब थोड़े अच्छे लेवल में एक जनरलिस्टिक व्यू के साथ आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हर क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना है। इसी के साथ करंट अफेयर्स भी उसमें ऐड हो जाता है। इसी के साथ प्रीलिम्स में सीसेट का पेपर होता है जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यूपीएससी में कई लोगों का जो यू है, यू का फुल फॉर्म बताते हैं अनप्रिडिक्टेबल, यानी आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी विल आस्क। मतलब आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, क्या वही एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है यह एग्जाम। एंड जो 2023 जो मेरा पहला अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का, उसमें जो सीसेट के क्वेश्चंस थे उसमें तो कई सारे क्वेश्चंस आईआईटी लेवल के थे। एंड अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे, जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूपीएससी का, उसमें सीसेट का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें आप साफ तौर पर वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास 10 लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। बट मतलब मुझे नहीं लगता है कि क्लास 10th लेवल के स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मल्टीपल स्टेजेज ऑफ दिस एग्जाम। आपको पता है इसमें पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद रिटेन एग्जाम होता है मेंस में। रिटेन अगर आपका क्लियर हो जाता है देन इंटरव्यू होता है, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। एंड जो ये मल्टीपल स्टेज का एग्जाम है, अगर मान के चलिए आप मेंस में पास कर गए या फिर आप इंटरव्यू तक चले गए, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर आपका जो प्रोसेस वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, आप फिर से प्रीलिम्स देंगे। एंड इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर से आप प्रीलिम्स क्लियर कर ही लेंगे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो 2-3 बार लगातार इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये जो मल्टीपल स्टेजेस में आपको फिर से रीस्टार्ट करना होता है, शुरुआत से आपको शुरू करना होता है, एंड 1 साल का पूरा एक ड्यूरेशन होता है इस एग्जाम में, तो वो भी काफ़ी डिफिकल्ट बना देता है बिकॉज आपको कई साल देने होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस हैं, लाइव एग्जाम्पल्स है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। बट क्या वो मेजोरिटी है? नहीं। क्या मैक्सिमम लोग वैसे हैं? नहीं। यानी मैक्सिमम लोग वैसे हैं जो 5 साल, 6 साल, 7 साल इतने समय दे चुके हैं, 4 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, उसके बाद उनका क्लियर होता है। तो इतना टाइम जब आप किसी चीज़ में लगाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो नेचुरली वो काफ़ी डिफिकल्ट लगने लगता है कि भाई मैं अपने ज़िंदगी के 3-4 साल दे रहा हूँ बट इसमें कोई भी मतलब रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है, कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन कुछ कारणों से मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। एंड इसी के साथ इसमें और एक चीज़ है कि जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता है, जो भी टॉपर्स होते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, उनका भी जो मार्क्स है वो 60% के ऊपर नहीं जाता, यानी 55-60% के आसपास ही रहता। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे इंडिया में जिनका रैंक 1 है, जो टॉप हैं, वे भी अगर पास हुए हैं तो उनका ज़्यादा अच्छा कोई मार्क्स नहीं है। ऐसा नहीं कि 70%, 80%, 90% जो हम बोर्ड एग्जाम्स में देखते हैं उस तरह के मार्क्स इसमें होते ही नहीं हैं। तो मतलब आप खुद सोच कर देखिए कि भाई पूरे ऑल इंडिया में जो टॉप कर रहे हैं उसके 60% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट तो एग्ज़ाम होता ही होगा। तो ये कुछ रीज़न से जो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाती है। तो आई थिंक इतना ही कुछ है। मैंने ये कुछ अपना नोट्स वगैरह बनाया है कि मैं वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। एंड
आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपको फ्यूचर में और वीडियोज़ रेगुलरली देखने को मिलेंगी। तो अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। तो ये कुछ मेरा आउटरो हुआ करता था पहले एंड अभी वही रहेगा। तो बस यही है, यूपीएससी एग्ज़ाम का सिलसिला जारी रहेगा एंड कंटेंट भी जारी रहेगा, अटेम्प्ट भी जारी रहेगा। तो चलिए अंत करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी लंबी हो गई है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।